गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचित व्यक्ति को भी अपरिचित बना देती है। जिसे हम अपना समझने लगते हैं वही जब हमारा दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और अपनत्व और तिरस्कार का कैसा विपरीत संबंध बन जाता है, इसकी एक हृदयस्पर्शी कहानी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। हमारी हिंदी की किताब में चैप्टर 15 दाज्यू, साहित्य प्रकार कहानी और लेखक शेखर जोशी। तो आइए मित्रों, अब हम चैप्टर 15 दाज्यू का अभ्यास करेंगे। इकाई 15 दाज्यू, साहित्य प्रकार कहानी, लेखक शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के औलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। अपनी किताब में पेज नंबर 65 पर ध्यान दीजिए। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। मित्रों, 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का जिसका नाम मदन है, वह एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू दूर गांव से इस शहर में आए हैं और जिस कैफे में मदन काम कर रहा है, वहीं पर वे चाय पीने आए हैं। उन्होंने पहली बार मदन को इस कैफे में देखा था। मदन कैसा है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मदन का रंग गोरा चिट्टा था। उसकी आंखें नीली शफाफ यानी स्वच्छ पवित्र आंखें थी। बाल सुनहरे थे और उसकी चाल में एक अनोखी मस्ती थी। कमल के पत्ते पर जब पानी की बूंदें पड़ती है तो वह जल्दी से फिसल जाती है। इतनी ही स्फूर्ति मदन के शरीर में थी। आंखों की चंचलता देखकर हम कह सकते हैं कि शायद वह 9-10 वर्ष का लड़का होगा। अध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया
तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। जगदीश बाबू ने पहली बार जब उसे देखा तो जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो मदन एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जगदीश बाबू जब पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो मदन बराबर उनके सामने था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू यानी सारे व्यंजन समाहित थे। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मित्रों, जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं जहां मदन बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। आइए मित्रों, अब आगे चलते हैं। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी, निसंग यानी अकेला होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में, जनरवमय यानी कोलाहल पूर्ण वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। कभी कभी अकेले होते हुए भी हमें एकाकी अनुभव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस एकाकीपन में भी हम सब कुछ अपने पास लेकर बैठे हैं, सब कुछ अपना है, किंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोस्तों के बीच रहकर भी, सैकड़ों नर नारियों के बीच रहकर भी, कोलाहल पूर्ण वातावरण में रहकर भी बिल्कुल अकेले हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ पराया है, अपनत्वहीन सब कुछ लगता है। और यह हमारे साथ अकारण नहीं होता, इसके पीछे अलगाव की जड़ें होती है, विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यानी हम किसी से विरक्त हो गए हैं, यानी किसी से अलग हो गए हैं, वैराग्य हमें आ गया है, उदासीनता हमारे मन में छा गई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसा अनुभव करते हैं। जगदीश बाबू के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। अभ्यस्त हो जाने पर यानी आदत पड़ जाने पर। आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। विद्यार्थी मित्रों, जगदीश बाबू दूर देश से इस शहर में आए हैं और जिस कैफे में वे चाय पीने आते हैं वह कैफे में शोरगुल समाया हुआ है। लेकिन इतने शोरगुल में भी जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, क्योंकि यहाँ
वे किसी को जानते नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि यहाँ इतने लोग होने पर भी जिसे वह अपना कह सके ऐसा कोई आदमी नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ दिनों यहाँ रहकर आदत हो जाने पर, अभ्यस्त हो जाने यानी आदत हो जाने पर इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति उन्हें होने लगेगी। लेकिन आज तो उन्हें बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है और इस उदासीनता में उन्हें अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल अनायास ही याद आने लगते हैं। अब आगे चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में बैठे हैं और उन्हें सब कुछ अपनत्वहीन लगता है। अकेलेपन की सीमा से कितना दूर निकल जाते हैं और जब वे अनायास ही अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल को याद करते हैं, तब अचानक ही चाय साहब ऐसा शब्द सुनते ही जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगता है कि इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता यानी खालीपन का अनुभव हो रहा है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान मदन से बातचीत करते कर लिया। उन्होंने मदन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। आगे जगदीश बाबू ने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन ने बताया, पहाड़ का हूँ। तब जगदीश बाबू कहते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? मदन ने मुस्कुराकर कहा, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पेज नंबर 66 पर चलते हैं। जब जगदीश बाबू ने पूछा, अल्मोड़ा में कौन सा गांव, तो इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लगो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। अपने गांव का नाम कुछ अलग था, डोटिया लगो। तो ऐसे निराली संज्ञा के कारण मदन को अपने गांव का नाम बताते हुए संकोच हो रहा था। लेकिन जगदीश बाबू ने जब जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि उसके गांव का नाम डोटिया लगो है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। डोटिया लगो नाम सुनते ही जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकाकीपन की स्याही थी वह दूर हो गई और उन्होंने मदन को मुस्कुराकर बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसा सुनते ही मदन को ऐसा लगा कि अभी उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जब मदन को पता चलता है कि जगदीश बाबू भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो वह
एकदम खोया खोया सा अतीत में चला जाता है। अतीत यानी भूतकाल में चला जाता है। वहाँ उसे याद आने लगते हैं अपने गांव की ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा यानी पिता, दीदी, भूली यानी उसकी छोटी बहन, दाजू यानी उनका बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो जब मदन अतीत में चला जाता है, अपने गांव की ओर चला जाता है, तो वहाँ उसे अपने गांव की ऊंची पहाड़ियाँ याद आती है, नदी याद आती है, अपनी माँ, अपने पिता, दीदी, छोटी बहन, बड़ा भाई जिसे वह दाजू कहकर बुलाता था। तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? यानी जगदीश बाबू में उसने किनका रूप देखा? तो ईजा का यानी अपनी माँ दिखाई दी? नहीं। बाबा दिखाई दिए? नहीं। दीदी, भूली? यह नहीं। सिर्फ जगदीश बाबू के रूप में मदन को अपना दाजू यानी बड़ा भाई दिखाई दिया। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठे ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? ह्यू यानी हिम, बर्फ पड़ेगा। दाजू, दाजू का मतलब है बड़ा भाई। आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू को पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जगदीश बाबू और मदन के बीच परिचय होता है। मदन यह जानकर खुश होता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे जगदीश बाबू के रूप में उसे अपना बड़ा भाई मिल गया हो। वह उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगता है। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाते हैं। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं, मदन उन्हें दाजू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, कोई चीज़ लाऊं आपके पास? इस तरह दोनों में अपनेपन से भरी बातें होने लगती है। अब आगे। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू ऐसा पुकारता था। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाओ? चाय नहीं। लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्दी कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो।
परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर तो हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच, मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनेपन से भरी बातें होने लगती है। लेकिन उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार दाज्यू का संबोधन जगदीश बाबू को पसंद नहीं आता है। मदन, जो कि घर गांव से दूर है, और जगदीश बाबू में अपने बड़े भाई की छवि मदन को नजर आती है। उसे लगता है कि उसका बड़ा भाई जगदीश बाबू के रूप में उसके सामने खड़ा है। तो जो जगदीश बाबू और मदन के बीच आत्मीयता का जो संबंध बन जाता है, फिर भी बार बार दाज्यू कहलाने पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठते हैं। उन्हें बार बार दाज्यू कहलाना पसंद नहीं आता है, और जगदीश बाबू और मदन के बीच जो अपनत्व की पतली डोरी बंधी हुई थी, वह जगदीश बाबू के अहंकार के आगे टिक नहीं सकती है। एक बार जगदीश बाबू मदन को बुलाते हैं, तो मदन कहता है कि दाज्यू चाय लाऊं? तो जगदीश बाबू उत्तर देते हैं कि चाय नहीं, लेकिन ये दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। जगदीश बाबू को यह पता नहीं होता कि मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, लेकिन मदन बिना बताए सब कुछ समझ जाता है। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है, और मदन बिना बताए सब कुछ समझ लेता है, और मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह अपनी कोठरी में जाकर घंटों भर सिसकियां भरकर रोता रहता है। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो जाती है, और फिर वह कुछ निश्चय कर लेता है और अपने काम में लग जाता है। अब आगे पेज नंबर 67 पर ध्यान दीजिए। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, और न ही उसने क्या लाऊं दाज्यू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। विद्यार्थी मित्रों, जगदीश बाबू ने जिस प्रकार मदन के साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार से मदन के दिल को चोट लगती है, और दूसरे दिन कैफे में जगदीश बाबू अपने बचपन के सहपाठी हेमंत के साथ कैफे में बैठते हैं और मदन को बुलाते हैं, तो मदन एक बार बुलाने से नहीं आता है, दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आता है, और क्या लाऊं दाज्यू कहने की जगह वह कुछ नहीं बोलता। और जब भी 2 चाय 2 ऑमलेट का ऑर्डर जगदीश बाबू ने दिया, तब भी लाया दाज्यू की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल देता है, मानो दोनों अपरिचित एक दूसरे से हो जाते हैं। शायद पहाड़ियाँ हैं? हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाज्यू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें?
जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फटना यानी अत्यंत क्रोध में बोलना। हेमंत के आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। विद्यार्थी मित्रों, जिस प्रकार जगदीश बाबू ने मदन के साथ व्यवहार किया, उसके दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर मदन पहले जैसे तत्परता से उनके पास नहीं आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं ऐसा कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, जिसे हम अपना समझने लगते हैं और वही जब हमारा दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही हमारी दाजियों कहानी का केंद्र बिंदु है। तो आइए अब हम शब्दार्थ और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। शब्दार्थ: सकफाक यानी उजली, स्वच्छ, पवित्र। मीनू यानी व्यंजन, सूची। निसंग यानी अकेला। यहाँ जनरवमयी, तुम्हारी किताब में वर्तनी शायद गलत भी हो सकती है। यहाँ मेरी किताब में वर्तनी गलत है। यहाँ सही वर्तनी है जनरवमयी यानी शोरगुलयुक्त, कोलाहलपूर्ण। हिम यानी बर्फ। यू यानी भी बर्फ। अहम यानी घमंड। प्रेस्टीज यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू। वेदना यानी पीड़ा, कष्ट, दर्द। स्वाध्याय: प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? उसका उत्तर है क, अल्मोड़ा। दूसरा, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? क, बॉय। यहाँ पर भी वर्तनी गलत है, बाप लिखा है, बाप नहीं, सही वर्तनी है बॉय। प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? उत्तर, मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? उत्तर, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। तीसरा प्रश्न, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? उत्तर, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया गया था। प्रश्न 3, सविस्तार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? उत्तर, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। कैफे जैसा शोरगुल भी नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। दूसरा प्रश्न, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उत्तर, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती थी। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता था। मदन को वे अपने दाजू यानी बड़े भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा हुआ था। तीसरा प्रश्न,
जगदीश बाबू ने मदन को दाजियो कहने पर क्यों डांटा? उत्तर, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजियो कहकर संबोधित करता था, लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय परिवार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने दाजियो कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। इसलिए उन्होंने दाजियो कहने पर मदन को डांटा। चौथा प्रश्न, दाजियो कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। उत्तर, दाजियो कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजियो कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ चुकी थी, लेकिन एक दिन दाजियो कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन को गहरी चोट लगी। जिसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन नहीं कर पाया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजियो नहीं रहे और वह जगदीश बाबू के लिए सिर्फ बॉय बनकर रह गया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आपको CW में भावार्थ, शब्दार्थ और स्वाध्याय लिखना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।